नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, समय बदलने के साथ साथ मानव का हर क्रियाकलाप भी बदल जाता है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है। जैसे जैसे समय बदला हम लोगों का वैसे वैसे फूड पैटर्न, क्रॉप पैटर्न सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले हम लोगों की थाली में अधिकतर मोटा अनाज होता था तो उसकी जगह पर अब चावल और गेहूँ आ गया है। और जो आपने आज का हमारा थंबनेल देखा है वो भी इसी चैप्टर में हम इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे और अंत में आपको बताएंगे कैसे ये एक फसल आज पूरी दुनिया को बचा सकती है। आप टॉपिक को अंत तक देखिए, जो सारा मुद्दा है वो समझ आएगा। दोस्तों, दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कर दिया है। आइए अब समझते हैं कि मिलेट्स क्या है। दरअसल ये मिलेट्स वर्ड किस लिए यूज किया जा रहा है। दोस्तों, मिलेट्स जो शब्द है इसका प्रयोग हम सामान्यतः छोटे दाने वाले अनाज या मोटे अनाजों के लिए करते हैं। मिलेट्स के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, कुटकी, कोदो, रागी आदि मोटे अनाज आते हैं। डोमेस्टिकली जो मिलेट्स है वो पहली फसल थी भारत की, जिसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं। मतलब इसकी कृषि भारत में अनादिकालों से की जा रही है। वर्तमान में 130 से अधिक देशों में इसकी कृषि की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये कृषि आज जो ये फसल है ये आज गायब होने की कगार पर है और हमारी थाली से भी लगभग गायब ही हो गई। दोस्तों, जो मिलेट्स है आपको बताया कि इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, लेकिन इसकी खूबियाँ क्या हैं उसे भी जानना यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 घोषित किया है तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। क्यों भारत सरकार का लगातार पुश है इस फसल को आगे बढ़ाने में। तो मिलेट्स की जो खूबियां हैं वो आइए हम समझते हैं। तो पहली और आज के युग के हिसाब से तो और बड़ी खूबी इस फसल की यह बन जाती है कि इस फसल में सूखा प्रतिरोधी गुण हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि इसको पानी की आवश्यकता गेहूं और धान की कृषि की अपेक्षा काफ़ी कम पड़ती है। इसमें पानी की मात्रा 350 से 500 मिलीमीटर तक चाहिए। वहीं गेहूं और जो धान है उसको यह पानी की मात्रा 600 से 1200 मिलीमीटर तक चाहिए। गेहूं धान जहां पर 120 से 150 दिन में पैदा होते हैं, वहीं जो यह फसल है मिलेट्स वो 70 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसमें पानी की भी बचत है, साथ में समय की भी बचत है। दोस्तों, इसमें दूसरी और शायद आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता पोषण इसकी महत्ता को और बढ़ा देता है, न्यूट्रिएंट्स। कर्नाटक राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक जो मिलेट्स है उसमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% फैट, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% डाइटरी फाइबर पाया जाता है। इसलिए इसे न्यूट्रिशन का पावर हाउस माना गया है। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक फसल से हमें कितनी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, पोषण कितना सारा मिल सकता है। दोस्तों, इतनी सारी खूबियाँ इस क्रॉप में हैं, उसके बावजूद यह हमारी थाली से आज गायब कैसे हो गया है। तो आपको मैं एक चर्चा बताता हूँ। एक बार मेरी अपने पिताजी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया और हमें काफ़ी ये सुनकर आश्चर्य हुआ। वो कह रहे थे कि हमारे समय में, वो हमारे पिताजी की उम्र लगभग 52 से 53 साल की है, तो बता रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर मेहमान के रूप में आता था तो उसके लिए अलग से जो गेहूं का आटा है वो रखा जाता था कि वो जब आएगा तो उसके लिए वो रोटियां पकाई जाएंगी उससे बनी हुई। लेकिन हम लोग होते थे या जो हमारा पूरा परिवार होता था वो किसकी जो है रोटियां खाता था उस टाइम? ज्वार बाजरे की। मतलब उस समय इसका कितना वृहद स्तर पर प्रयोग होता था। और आज क्या हो गया है, आज समय के साथ साथ हमारे जो फूड पैटर्न है उसमें बदलाव आया है और आज हमारी थाली में गेहूं की रोटियां हो गई हैं, चावल हो गया है। दोस्तों, जो NSSO का जो अंतिम सर्वे 1 दशक से अधिक का पुराना है वो बता रहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों में मिलेट्स की खपत 10% से भी कम हुई है। अब समझिए, 1 दशक पुराना सर्वे बता रहा है कि खपत जो है मिलेट्स की, ज्वार बाजरे की, वो 10% से भी कम हुई है। और सोचिए आज उसका प्रतिशत क्या रह गया होगा। और शायद आपने अभी तक इसकी रोटियां खाई भी ना हो, इसका प्रयोग किया भी ना हो, तो आज यह आंकड़ा अवश्य और उससे नीचे आया होगा। दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिलेट्स ना ही प्रोड्यूसर और ना ही कंज्यूमर की पहली पसंद बन पाया। इतने अच्छे न्यूट्रिशन लेवल के बाद भी ये क्यों नहीं पसंद बन पाया? क्योंकि जो उपभोग करता है उसको ज़्यादा सहूलियत किस में है? जो आटा है गेहूं का, उससे रोटी बनाने में। क्यों? क्योंकि आटे में ग्लूटेन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, आटे को अधिक चिपचिपा और लचीला बना देता है, जिससे क्या होता है, जो आटे की रोटी है, गेहूं की रोटी है,
वो बनाने में काफ़ी आसानी होती है और उससे जो बनी रोटी है वो काफ़ी मुलायम भी होती है, तो उससे खाने में भी आसानी होती है, टेस्ट भी लोगों को ज़्यादा लगता है। इसलिए क्या हुआ, जो उपभोग करता था उसने अपनी जो है थाली में आटे, जो गेहूं से बना आटा है, उसकी रोटी को ज़्यादा प्रश्रय दिया। और दोस्तों, जो साथ में प्रोड्यूसर किसान था उसने भी इसे अनाथ कर दिया। ऐसा इसलिए कि जैसे ही सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी वैसे ही उसके लिए गेहूं चावल की फसल उगाना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो उपज की मात्रा है वो 3 से 4% अधिक होती है मिलेट्स की फसल की अपेक्षा। जो ज्वार बाजरा है उसकी जो फसल है वो इससे 3 से 4% कम जो है उसमें उपज होती है। उत्पादन अधिक होता है तो लाभ भी अधिक मिलता है। इसलिए जो अब किसान है उन्होंने इसका चलन ही बंद कर दिया है, जो मिलेट्स की फसलें हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल उगाने लगा है। और दोस्तों, आपको एक और बात बताते हैं कि एक बार हमारे घर में जो है यही ज्वार बाजरे का आटा आया था और उससे जब रोटी बनी तो मैंने ये बात पूछी अपनी मम्मी से कि आप सच बताइए कि इससे जो बनी हुई आटे की रोटियां हैं उसको बनाने में दिक्कत होती है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये सच्चाई है कि जो गेहूं का आटा है उसको गूंथने में ज़्यादा आसानी है कंपेरिजन टू इस मिलेट्स के आटे की। दोस्तों, लेकिन इस फसल की आवश्यकता भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को इसलिए है क्योंकि विद्वानों का मानना है कि अगर पानी जैसे अमूल्य संसाधन का इतनी तीव्रता से दोहन होता रहा तो अगला विश्व युद्ध वो होगा वो पानी के लिए ही होगा। आप समझ सकते हैं पानी की क्या कंडीशन है। ऐसे में यह फसल कम पानी का दोहन करती है, तो इस पर सोचना काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि इससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ में पानी का बचाव भी होगा। इसके साथ ही पूरे विश्व की एक समस्या है कुपोषण। तो जो ये कुपोषण है उसको लेकर तो पीछे मैंने बताया ही है, इस फसल को न्यूट्रिशन का पावर हाउस माना गया है। तो अगर इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा तो हमें पोषण भी मिलेगा, साथ में हमारी जो पानी है उसकी भी बचत होगी। भारत ने मिलेट्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDS है उसमें वितरित करने की योजना भी बनाई है। दोस्तों, भारत ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो UNGA है उसमें मिलेट्स को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था और 3 मार्च 2021 को UNGA ने जिसे एक संकल्प के रूप में पेश किया इस प्रस्ताव को, जिस पर 72 देशों ने इसका समर्थन भी किया था। और इस तरह यूनाइटेड नेशन ने भारत की पहल पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया। तो दोस्तों, मेरी भी आपसे यही जो है गुजारिश है कि आप भी अपनी थाली में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को प्रमोट कीजिए और जो ये गेहूं का आटा है उसको थोड़ा कम जो है प्रयोग कीजिए। मतलब आप प्रयोग इसको भी कीजिए लेकिन साथ में जो ये मिलेट्स है इसको भी आप प्रयोग करने की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारा पोषण लेवल है वो काफ़ी स्तर तक सुधर सकता है और साथ में जो इसमें फाइबर वगैरह होता है वो हमारी पाचन क्रिया को और भी अच्छा बना देता है। और अगर हमारी पाचन क्रिया सही है तो हमारी जो सेहत है वो भी काफ़ी हद तक सुधरने की जो है गुंजाइश रहती है, संभावना बनी रहती है। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जो टॉपिक है ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसे जो है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल और वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।